एक बार फिर से बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थियों का मैं गवर्नमेंट कॉलेज कुलैत की तरफ से स्वागत करते हुए आइए इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम लोग फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में वर्णित उपन्यास धूल पौधों पर की समीक्षा करते हैं। प्रथम वीडियो में मैंने आपको इस उपन्यास की पात्रों से परिचय करवाया था और जो इसके लेखक हैं उपन्यासकार मिस्टर गोविंद मिश्र, उनके जीवन और साहित्यिक परिचय से मैंने आपको परिचय करवाया था। आज की इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं धूल पौधों पर उपन्यास की समीक्षा के अंतर्गत इसके जो उपन्यास के जो निर्धारित तत्व हैं उन पर बात करना चाहूँगा। समालोचकों ने उपन्यास के निम्नलिखित जो तत्व हैं वो इस प्रकार बताए हैं: कथावस्तु, कथानक, देशकाल, वातावरण, पात्र, उनका चरित्र, संवाद अर्थात कथाकथन, शैली, भाषा और उद्देश्य। इन 6 तत्वों के आधार पर किसी भी उपन्यास की समीक्षा प्राय की जाती है। धूल पौधों पर जो गोविंद जी मिश्र द्वारा लिखा गया है, इनका मैंने साहित्यिक और जीवन परिचय प्रथम बार में दे चुका हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखें। कथा वस्तु के स्तर पर अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये कथा वस्तु एक पिछड़े प्रांत के एक कस्बे में जन्मी एक मध्यवर्गीय जो परिवार है उस लड़की के जीवन से संबंधित है और वह लड़की इस उपन्यास के अंतर्गत हमारे समक्ष आती है तो उस लड़की का नाम कुछ नहीं है, केवल उपन्यासकार उसको लड़की कहकर ही संबोधित करता है। ऐसी लड़की जैसे जीवन में दुख, यातना, प्रताड़ना, निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बचपन में माँ बाप का साया सिर से उठ जाता है, में सौतेली माँ और सौतेले भाइयों के अत्याचार के नीचे उसका जो पूरा बचपन है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, दफन हो जाता है। उसी दौरान उसके भाई की भी मौत हो जाती है। तो बचपन से ही यद्यपि वह कुशाग्र बुद्धि की है, लेकिन उसके उपरांत भी उसकी इच्छा अनुरूप वह अपनी आगे की पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती, नहीं रख पाती है। ना पसंद लड़के से उसकी जबरदस्ती शादी करवा देते हैं इसमें उसके परिवार वाले, और पति के अधिकारों का भी इसमें पुरुष प्रधानता समाज के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन में भी उसको शोषण से परिचित होना पड़ता है, शोषण से भोगना पड़ता है। पति के ज्यादती से वह होकर गुजरती है। ऐसा पति उसे मिलता है जो कभी भी अपने दायित्व के बारे में नहीं सोचता। तो उसके वीरान जीवन में आशा की किरण के रूप में उसके जीवन में एक व्यक्ति आता है जिस पात्र का नाम है प्रेम प्रकाश, जो उसको जीने का मकसद सिखाता है। उसी से उसको वो मकसद मिलता है। उसके जीवन में उत्साह का उत्पन्न होता है, स्वाभिमान को एक सहारा मिलता है, परंतु प्रेम को जिस रूप में वह पाना चाहती थी वह कभी नहीं मिला। और अंत में प्रेम प्रकाश के ही इस संदेश के साथ कि तुम सिर्फ गिर पड़ी हो, उठो, संभलो और फिर चलो, उसे एक नवीन उत्साह मिलता है। इस उपन्यास के अंतर्गत ऊर्जा मिलती है, दिशा प्राप्त होती है और एक इस निश्चय के साथ वह कहती है कि मैं जल्दी ही बाहर नौकरी पर जाऊंगी, बेटे को साथ लेकर आऊंगी, फिर उस घर लौटूंगी नहीं। तो उपन्यास की कथा वस्तु का इस वाक्य के साथ समापन हो जाता है। तो ये इसकी जो कथा वस्तु है, एक निश्चित प्रसंग को, निश्चित विषय को लेकर के चलने वाली कथा है। मुख्य कथा इसकी यही है, एक लड़की के आसपास पूरी कथा घूमती है इसमें, और उस लड़की का जो बाल्य जीवन है, उसका जो दाम्पत्य जीवन है, वो किन परिस्थितियों से, किस परेशानियों से होकर गुजरता है, उसके माध्यम से एक मध्यवर्गीय परिवार की और मध्यवर्गीय उस लड़की की कहानी को हमारे समक्ष रखने में सफल हुए हैं उपन्यासकार। दूसरी दृष्टि से हम इसके पात्र और चरित्र चित्रण पर अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि एक लड़की इसकी प्रमुख पात्र है जो वर्तमान भारत के पिछड़े प्रांतों की मध्यवर्गीय महिलाओं का वह प्रतिनिधित्व करती है। एक इसमें युवा गुरु उर्फ स्वामी आनंद है, वो ढोंगी, पाखंडी, व्यभिचारी और स्वामियों का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रेम प्रकाश है जो समाज के प्रतिष्ठित, संस्कारित, कुलीन, समृद्ध और बौद्धिक संवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रोफेसर कौशिक उच्च शिक्षण संस्थानों में जो वर्तमान भ्रष्ट शिक्षकों का प्रतीक है वह है। वकील एक हरभजन है जो वर्तमान न्याय और कानूनों का संरक्षकों का यथार्थ प्रस्तुत करता है। निशा नाम की लड़की इसमें मजबूर माँ बाप की बेटियों की हकीकत को बयां करती है। इसी प्रकार से अन्य पात्र है सिद्धार्थ, लड़की के सास ससुर, विद्यालय की शिक्षिकाएं, शिक्षक, मालिक, सब के सब वर्तमान भारत की विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक और शैक्षणिक स्थितियों की वस्तु स्थिति का सूक्ष्म दृष्टि से विवेचना करते हैं। देश काल वातावरण की बात करें तो ये कथा वस्तु समसामयिक है। वर्तमान में भी हमारे देश की सामाजिक, परिवार, अर्थ, शिक्षा, धर्म, सांस्कृतिक, दाम्पत्य जीवन सब के सब इस वातावरण में जो व्याप्त जो विद्रूपताएं हैं, विदूषण है, प्रदूषण है, अव्यावहारिकता है, अमानवीयता है, उसकी ओर इंगित किया करता है। ये संवाद की दृष्टि से देखें तो उपन्यास में जो संवाद अथवा कथोपकथन है वे पात्रों के अनुसार है, प्रसंग के अनुकूल है, देश काल व वातावरण के भी अनुकूल है। देश काल वातावरण में मध्य वर्ग का परिवार है, उसके अनुसार जो इसके संवाद हैं, पात्र जिस स्टैंडर्ड का, जिस स्तर का पात्र है उसी स्तर के अनुसार उन्होंने अपने पात्रों के अनुसार ही यहाँ संवादों को प्रस्तुत किया है, प्रसंग के अनुकूल प्रस्तुत किया है। प्रेम प्रकाश है उदाहरण के लिए, तो ये ऐसा पात्र है जो जिसके संवादों में गंभीरता है, बौद्धिकता झलकती है। तो वहीं युवा गुरु जो है स्वामी आनंद, उसके संवादों में देश और काल के अनुसार वह मंदिर के स्वामी के रूप में बैठता है, गिने चुने शब्दों में ही अपनी बात पूरी कर लेता है। और जब वह निशा से अपनी पत्नी के बारे में बात करता है तो उसकी शब्दावली भी पूरी भिन्न होती है। लड़की इसकी जो मुख्य पात्र है अपनी मान मर्यादा की और अपनी पति की क्रूरता का वर्णन करती है, तो ऐसा लगता है मानो उसका आक्रोश लावा बनकर निकलता है। इस प्रकार से कथोपकथन पात्र के अनुसार है और देश काल के अनुसार है। शैली का प्रयोग करें हम तो शैली के स्तर पर कई विविध शैलियों का प्रयोग इसमें किया गया है, प्रसंग अनुसार और समीक्षात्मक। कहीं प्रसंग है, कहीं समीक्षात्मक शैली है, कहीं चिंतन मूलक है, कहीं विक्षेप शैली है, कहीं आत्मपरक शैली है, अपने आप में बात करने वाली शैली है। अधिकांशतः चिंतन मूलक शैली का प्रयोग इसमें दिखाई देता है। और उद्देश्य की बात करें तो समूचा उपन्यास का जो उद्देश्य है वो आज भी हमारे भारतीय समाज में, विशेषकर जो पिछड़े प्रांत हैं वहाँ पर स्त्रियों की जो दुर्दशा है, मध्यकालीन स्त्रियों की, स्त्री को जो मात्र दासी मानने की मानसिकता है, उसे पढ़ाई लिखाई से दूर रखने की मानसिकता है, उसको केवल मात्र भोग्या समझने की मानसिकता है, शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार जो देखने को मिलता है वह भी इसमें समाहित है। पति पत्नी के संबंधों में भी परस्पर अधिकार और दायित्व के बारे में यथार्थ की झलक दिखाने वाला यह उपन्यास है। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम देखते हैं कि उपन्यास की तत्वों की दृष्टि से धूल पौधों पर जो उपन्यास है यह एक सफल उपन्यास माना जाता है। इसमें कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, उन पर हम बात करेंगे। पहले हम इसकी शीर्षक पर बात करते हैं कि इसका जो शीर्षक है धूल पौधों पर, जो नाम दिया गया है इस उपन्यास को, उसकी जो औचित्य है उसका वो किस प्रकार से सही है या नहीं। तो धूल पौधों पर जो है इसका क्या मतलब है, इसका क्या आशय है। अगर आशय की बात करें तो मानवीय संवेदनाओं को कुचल देने को का ये ध्वनित करता हुआ प्रतीत होता है धूल पौधों पर। इसमें एक स्त्री को मात्र वासना का साधन समझा गया है, उसके मनोभावों की कभी कद्र न करने वाला बताया गया है। कथानक में लगभग 3-4 स्थानों पर ये संकेत मिलते हैं। स्थान पर लड़की प्रेम प्रकाश को कहती है, एक स्थान पर देखिए कितनी धूल बिछी है बेचारे पर, क्यारी में पाइप छोड़ देना कि पौधों को नीचे से पानी मिलता रहे, काफी नहीं होता।
केवल पानी देना ही काफी नहीं होता है पौधों को, ये कहना चाह रही है। पौधे भी नहाना चाहते हैं, जब इस तरह नहलाओ तो कैसे लहला उठते हैं। इसी प्रकार से एक स्थान पर लड़की अपने मन में सोचती है कि यह क्या कि पौधा लगाया और उस पर धूल डाल दो कि पनप ही नहीं सके। कहीं ना कहीं अपनी स्थिति से व्यक्त करते हुई वो लड़की है जो पौधों का प्रतीक बना करके नहीं, अपनी जीवन के बारे में, अपनी जीवन की व्यवस्था को पौधों की तरह व्यक्त करती हुई प्रतीत होती है। इसमें एक और स्थान है, वहां पर स्वयं प्रेम प्रकाश सोचते हैं कि मनुष्य है कि पौधे जिन पर कैसे भी धूल आ बिछी है। इसी प्रकार से मूल कथानक जिस लड़की के इर्द गिर्द घूमता है वह आजन्म से इसी स्थिति में रहती है। प्राय हर कदम पर किसी न किसी के द्वारा किसी न किसी रूप से उसकी भावनाएं आहत होती है, पीड़ित होती है। तो कह सकते हैं उक्त उपन्यास का जो शीर्षक है निश्चित ही वह सफल है, अपनी अर्थवत्ता को अपने आप में धारण किए हुए है